वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी SSSC PET के एग्जाम के लिए लगातार ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर रिवीजन सीरीज चल रही है। एग्जाम के लिए अगर देखा जाए तो आज से मात्र 16 दिन ही शेष बचे हुए हैं। 15 और 16 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, तो आज से बहुत कम समय बाकी बचा हुआ है, इसलिए आप रिवीजन लगातार करते रहिए ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल पर लगातार प्रैक्टिस क्विज भी चलवाए जा रहे हैं, तो उसको भी बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। रिवीजन के इसी क्रम में पिछले वीडियो में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था विषय के अंतर्गत 1991 की अर्थव्यवस्था के सुधार देखे थे। वर्ष 1991 का जो वर्ष था भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ये जो वर्ष था, इस समय भारत जो देश था आर्थिक संकट से, गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था और इस समय अर्थव्यवस्था में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस समय नई आर्थिक नीति आई, एक उदार नीति आई और इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 संरचनात्मक सुधार किए गए। पहला उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में जाना था। इसके आगे वर्ष 2014 के पश्चात के जो आर्थिक सुधार हैं उनको देखेंगे। अब वर्ष 2014 के पश्चात क्या हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ भारत में और 2014 के समय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। जब ये सरकार आई तो सरकार ने कई बड़े सुधार किए और सबसे बड़ा जो सुधार था उसमें तो ये था कि योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया। जो 5-5 साल के पंचवर्षीय योजनाओं को बनाया जाता था योजना आयोग के द्वारा, 5 इयर्स प्लान बनाए जाते थे, उनको ख़त्म कर दिया गया। अब यहाँ पर नीति आयोग को इंट्रोड्यूस किया गया। नीति आयोग अस्तित्व में आया। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना हो गई। ठीक है, नीति आयोग अस्तित्व में आ चुका था। पहला बड़ा परिवर्तन ये था। इसके बाद सरकार ने जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं जो प्रारंभ किए, तो उनको पारदर्शिता के साथ लागू करने का निश्चय किया। तो अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आए, जवाबदेहिता आए, इसके लिए कई सुधार किए गए। श्रम कानूनों को परिवर्तित किया गया, श्रम कोड लागू किए गए। तो ये सारे जो सुधार हैं इनके बारे में जानेंगे जो कि वर्ष 2014 के पश्चात हुए थे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्रम सुधारों के बारे में देखेंगे। श्रम संबंधी कानूनों में सुधार करने के लिए द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने श्रम से संबंधित उद्योगों, व्यवसाय आदि में लगभग 100 राज्य कानूनों और 40 केंद्रीय कानूनों को समेकित करने का सुझाव दिया। अब क्या है, जो श्रम है, श्रम संवर्ती सूची का विषय है। श्रम आता है 7वीं अनुसूची में, जो 3 अनुसूचियां हैं, एक राज्य अनुसूची, एक केंद्र की अनुसूची और तीसरी संवर्ती अनुसूची। तो श्रम जो है ये संवर्ती अनुसूची का विषय है, संवर्ती सूची का विषय है और संवर्ती सूची में जो भी विषय डाले गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी होता है और राज्य को भी होता है। तो श्रम पर जो कानून राज्य ने बनाए थे, लगभग 100 कानून राज्य के और लगभग 40 कानून केंद्र के, इनको समेकित करने का सुझाव दिया गया राष्ट्रीय श्रम आयोग के द्वारा। तो यहाँ पर ये बताया गया है। इसके आगे श्रमिकों को प्राथमिकता देते हुए प्रधानमंत्री ने 16 अक्टूबर 2014 को श्रमेव जयते की शुरुआत की और इसके बाद श्रमिकों को राष्ट्र निर्माता की संज्ञा देते हुए कहा कि जितनी ताकत सत्यमेव जयते की है उतनी ही ताकत राष्ट्र के विकास में श्रमेव जयते की है। तो ये इस प्रकार का एक नारा या फिर कहें स्लोगन प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया 16 अक्टूबर 2014 को। इसके बाद श्रम संवर्ती सूची का विषय होने के कारण केंद्र और राज्य दोनों का इस पर कानून बनाने एवं नियम बनाने का अधिकार है। वर्ष 2014 में किए गए श्रम सुधारों के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है पारदर्शिता और जवाबदेहिता के लिए IT समर्थित प्रणाली और निरीक्षण के लिए अनिवार्य रूप से प्राधिकृत करना। IT समर्थित प्रणाली यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, निरीक्षण करना ताकि पारदर्शिता आए, जवाबदेहिता आए, जो कानून बनाए गए हैं उनका लाभ लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, तो इसको सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता बढ़ाई जाए, ट्रांसपेरेंसी निश्चित की जाए। इसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया ज़्यादा से ज़्यादा और यहीं पर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भी आता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत की गई थी और इसका जो प्रारंभ हुआ था 21 अगस्त 2014 को हुआ था। तो यहाँ से ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल रूप से जुड़ें और अपने अधिकारों को जानें, ये सारी चीज़ें इसी महत्व के लिए थी। इसके बाद अगला पॉइंट है 29 मार्च 2018 से उपदान के भुगतान की राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया।
मजदूरी संदाय अधिनियम के तहत संशोधित मजदूरी का भुगतान 16 फरवरी 2017 से चेक द्वारा या फिर कर्मचारी के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। जब जो भुगतान है कर्मचारी को मजदूरी का भुगतान है, अगर चेक से दे दिया जाए या फिर डायरेक्ट उनके बैंक खाते में जमा कर दिया जाए तो इससे बीच में जो खाने वाले लोग होते हैं उन तक धन नहीं पहुंच पाएगा और डायरेक्ट जो लाभ है, डायरेक्ट बेनिफिट है, वो मजदूर को मिलेगा। तो यहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई 16 फरवरी 2017 से। इसके बाद प्रसूति लाभ संशोधन अधिनियम 2017 में, जो कि 1 अप्रैल 2017 से लागू हो गया। इसमें कहा गया कि सवेतन मातृत्व जो अवकाश है वो 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये पॉइंट क्यों आया है, जो मजदूर होते हैं वो पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी होती हैं और जब महिलाएं गर्भ अवस्था में होती हैं तो उस समय भारी भरकम सामान उठाना उनके लिए सही नहीं होता है, तो उस समय मातृत्व अवकाश जो है वो दिया जाता है और इसको बढ़ाकर 12 सप्ताह से 26 सप्ताह कर दिया गया। तो ये यहीं पर किया गया 1 अप्रैल 2017 से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखें। इसके बाद अगला पॉइंट है, केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 29 जनवरी 2021 को संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश करते हुए कहा कि श्रम सुधारों के इतिहास में वर्ष 2019 और 2020 मील के पत्थर है, जिनमें 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित किया गया और तर्कसंगत बनाया गया और 4 श्रम कोड के रूप में सरलीकृत किया गया। यानी कि जो श्रम कानून थे, बिखरे हुए थे, चीज़ें पहले भी थी लेकिन उनका क्या है, लाभ नहीं मिल पा रहा था लोगों को, क्योंकि उनको एक तरीके से समाहित नहीं किया गया था। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जो कानून थे, विभिन्न अलग अलग तरीके के कानून थे, उनको समाहित कर दिया गया और फिर उन पर फोकस किया गया कि कौन कौन से सेक्टर में किस तरीके से लोगों तक लाभ पहुँचाना है। तो यहाँ पर 4 श्रम कोड सरलीकृत किए गए और वो कौन से थे। पहला था वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध कोड 2020, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कामकाजी स्थितियां कोड 2020 और चौथा था सामाजिक सुरक्षा कोड 2020। तो इन 4 कोड्स को इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पर और ये 2019 से 2020 तक के आर्थिक सुधार थे। तो यहाँ पर हमने जाना वर्ष 2014 के पश्चात श्रम सुधार में क्या क्या परिवर्तन हुए और अब यहाँ से देखेंगे यहाँ से प्रश्न बनने की क्या क्या संभावना है। यहाँ पर इन जो श्रम कानून थे इनको एक एक करके जानेंगे। उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो याद रखना है, श्रमेव जयते की शुरुआत हुई 16 अक्टूबर 2014 को। इसके बाद श्रम किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची में आता है। इस पर कानून केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। प्रसूति लाभ संशोधन अधिनियम 2017 का है और 1 अप्रैल 2017 से जो मातृत्व अवकाश है उसका समय बढ़ाकर 12 सप्ताह से बढ़ाकर कितना कर दिया, 26 सप्ताह कर दिया। तो ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद 4 श्रम कोड याद रखने हैं, वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध कोड 2020, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कामकाजी स्थितियां कोड 2020, सामाजिक सुरक्षा कोड 2020। सिर्फ वेतन संहिता 2019 का है, बाकी तीनों 2020 के हैं, तो इस पॉइंट को याद रखिए। इसके अलावा 2015 से लेकर 2022 तक सरकार की 2015 भी नहीं, 2014 से लेकर 2022 तक सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आए और यहाँ से प्रश्न बनने की बिल्कुल संभावना है। जैसे कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, इसकी शुरुआत हुई थी 21 अगस्त 2014 को। इसके अलावा क्या याद रखना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन, इसकी डेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। इसके अलावा एक योजना सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये भी कई बार पूछ ली जाती है और इसकी शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को। सांसद आदर्श ग्राम योजना है ये। इसके अलावा कौन सी योजना याद रखनी है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, और इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रों की संख्या भी पूछी जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितने क्षेत्रों को केंद्रित किया गया था, तो यहाँ पर 25 क्षेत्र थे, तो इनको भी याद रखें, 25 क्षेत्रों को केंद्रित किया गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे और इसके अलावा इनकी जो इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है 2014 से लेकर 22 तक के, इनको मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल है और इसके अलावा जो जहाँ पर फ्री प्रैक्टिस क्विज लगवाए जा रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का
टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए स्पेशली प्रैक्टिस क्विज लगवाए जा रहे हैं, तो उसको बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा जुड़े रहें ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।